हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो प्रश्न रहने वाला है, बड़ा शानदार प्रश्न रहने वाला है आपके बीपीएससी और एस्टेट ईएमआरएस या फिर डीएसएसबी के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, आप लोग अगर संगीत के किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आप लोगों को यह सब प्रश्न जो है बिल्कुल आपको आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम लोग नजर दौड़ा लें। पहला हमारा प्रश्न क्या है उसे देखने से पहले दोस्तों आपसे बस एक छोटी सी भाई की रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके भाई के मोटिवेशन को थोड़ा सा और हाई कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि दोस्तों सीट प्रैक्टिस कराने का मजा तो तभी आता है जब आपकी की तरफ से भी कुछ रिस्पांस मिलता हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए फटाफट, उम्मीद है अभी तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे और नोटिफिकेशन भी ऑल करके सेशन को शेयर कर चुके होंगे, ठीक है? तो पहला हमारा प्रश्न है क्या दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा पहला, वो कह रहा है कि वाजिद अली शाह का उपनाम क्या है? तो दोस्तों वाजिद अली, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ठुमरी के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है? ठुमरी के प्रवर्तक कौन? वाजिद अली शाह। ये जो है लखनऊ के नवाब थे, तो इनका जो उपनाम वो है वो क्या हो जाएगा? अख्तर पिया। वाजिद अली शाह का उपनाम अख्तर पिया है और ये जो है ठुमरी के आविष्कारक माने जाते हैं। ये जो है लखनऊ के नवाब थे। तो कभी-कभी दोस्तों क्या होता है कि ठुमरी के आविष्कारक के बारे में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे पूछा जाता है कभी-कभी कि कौन किए हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि ऑप्शन में पड़ जाता है आपके कि लखनऊ के नवाबों द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि लखनऊ के नवाबों द्वारा हो या फिर वाजिद अली शाह हो, तो आपको टिक यही करना है, ठीक है? अगर वाजिद अली शाह ना हो तो लखनऊ के नवाबों द्वारा, और वाजिद अली शाह हो तो लखनऊ का नवाब तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं, ठीक है? चलिए दूसरे प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अगर बात कर ले वर्णों की, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 4 प्रकार के होते हैं भैया। 4 कौन-कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है आपका अस्थाई वर्ण, ठीक है? अस्थाई वर्ण, आरोही, अस्थाई, आरोही, अवरोही, अवरोही वर्ण, और एक हो जाता है आपका संचारी वर्ण। तो ये वर्ण आपके 4 प्रकार के हो गए। हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। वर्ण कितने प्रकार के? तो वर्ण 4 प्रकार के, ठीक है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राग में कितने प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है? तो राग की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो कितने प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है? तो राग में 4 प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है, ठीक है? तो अगर आप पूछेंगे कि कौन-कौन से होते हैं, तो दोस्तों 4 प्रकार के जो स्वर होते हैं वो कौन से? वादी, संवादी, अनुवादी और एक होता है आपका विवादी, ठीक है? विवादी, जो कि विवादी का प्रयोग दोस्तों कभी जो है राग में कभी-कभार कर लिया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना काफ़ी कुशल गायकों द्वारा किया जाता है राग की थोड़ी-सी रंजकता बढ़ाने के लिए। अगर प्रश्न बने कि विवादी स्वर का प्रयोग हम राग में क्यों करते हैं, तो दोस्तों जवाब देना है कि राग की रंजकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है? सब लोग की बस की बात नहीं है कि वो उपयोग कर ले, बस कुछ कुशल गायक जो होते हैं वही प्रयोग करते हैं उसका, ठीक है? चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर हम चलें। तो चौथा नंबर प्रश्न है कि किसी रचना को 2 या 2 से अधिक सप्तक में, देखिए कोई रचना है उसको 2 या 2 से अधिक सप्तक में गाया बजाया जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मेगाडाइजिंग हार्मनी। उसको क्या कहते हैं? किसी भी रचना को 2 या 2 से अधिक सप्तक में गाया बजाया जाना मेगाडाइजिंग हार्मनी कहलाता है, ठीक है? मेगाडाइजिंग हार्मनी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से राग एवं तालबद्ध रचना क्या कहलाती है? देखिए राग एवं तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? प्रश्न बिल्कुल ऐसे सिंपल समझिए, ठीक है? तो राग एवं तालबद्ध रचना को क्या कहा जाता है? उसको सरगम गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? सरगम गीत, ठीक है? राग एवं तालबद्ध रचना को सरगम गीत कहते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग मेरा सेशन जब देखते हैं ना, तो बस मेरी जो उम्मीद और कोशिश जो रहती है कि आपको बस एक बार में ही आपके माइंड तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? तो मेरी कोशिश बस यही रहती है कि मैं अपना 100% आपको देकर आपके माइंड तक जो है प्रश्नों को बिल्कुल सेट कर दूं, ठीक है? ताकि आपके एग्जाम्स में जो है कतई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम न क्रिएट हो, आप बिल्कुल डायरेक्टली जो है आंसर को टिक करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा छठा नंबर, वो क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में शुद्ध सप्तक खाली स्थान ग्राम था। दोस्तों यानी कि कहने का मतलब कि प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक जो है वो किस ग्राम को माना जाता था, ठीक है? प्रश्न को आप ऐसे समझिए। तो हम अब देखिए, अब अगर इस तरह से प्रश्न है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो किसको यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि प्राचीन काल में शुद्ध सप्तक यानी कि कौन था? तो कौन था? तो जवाब हो जाएगा षडज ग्राम, ठीक है? कौन था? तो षडज ग्राम था। या फिर प्राचीन काल में शुद्ध सप्तक स्वर सप्तक किसे माना जाता था? तो वो किसको? षडज ग्राम को, ठीक है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निबद्ध गान के अंतर्गत कौन आते हैं? देखिए निबद्ध गान की हम बात कर ले तो निबद्ध में आपके जो यहाँ पे दिख रहे हैं प्रबंध हैं,
वस्तु हैं और एक आपका रूपक है। ये जो है क्या है, ये दोस्तों सभी जो है निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यह सभी जो है ये क्या है, निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। निबद्ध गान किसे कहते हैं, तो निबद्ध गान उसे कहते हैं जो गान क्या होता है कि ताल में बंधा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, निबद्ध। और जो ताल में ना बंधा हुआ हो उसे अनिबद्ध। जैसे कि आपका आलाप हो गया, रागालाप, रूपकालाप, अलिप्ति गान, स्वस्थान का नियम, ये सब क्या हो गए, ये सब आपके अनिबद्ध गान के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। लावणी की संगति किस वाद्य के साथ की जाती है। लावणी के बारे में अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो लावणी और तमाशा ये सब जो है आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य माना जाता है लावणी और तमाशा। तो लावणी पूछा जा रहा है कि इसकी जो संगति है वो किस वाद्य के साथ की जाती है, तो जवाब हो जाएगा हमारा चोंग वाद्य। ठीक है, जवाब क्या हो जाएगा, चोंग वाद्य। यानी लावणी की संगति किस वाद्य के साथ, तो चोंग वाद्य के साथ की जाती है, आपको याद रखना है। लावणी क्या होता है, लावणी जो है सैनिकों के मनोरंजन के लिए ये किए जाने वाला एक नृत्य है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, उसके जो है दोस्तों सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने वाला। 9वां नंबर जो प्रश्न है हमारा कि सारंगदेव ने किस अध्याय में गमक के 15 प्रकार बताए हैं। तो सारंगदेव की अगर हम बात करें तो सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर लिखे हैं। ठीक है, संगीत रत्नाकर, और संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं, टोटल 7 अध्याय हैं, इसीलिए इसको सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। तो पूछ जा रहा है कि किस अध्याय में सारंगदेव ने गमक के 15 प्रकार बताए हैं, तो ये प्रकार आपका प्रकीर्णक अध्याय में हो जाएगा। ठीक है, जवाब हो जाएगा प्रकीर्णक अध्याय में आपके सारंगदेव ने गमक के 15 प्रकार बताए हैं। ठीक है, गायक के गुण और दोष की बात कर ले तो वो भी आपके इसी में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि इसमें 7 हैं आपके अध्याय हैं जो आपके रागा अध्याय, रूप, ये आपके हो गए स्वरा अध्याय, रागा अध्याय, प्रकीर्णा अध्याय, प्रबंधा अध्याय, ताला अध्याय, वाद्य अध्याय, नृत्य अध्याय। तो ये सब क्या है, ये सब अध्याय हैं आपके संगीत रत्नाकर के। और संगीत रत्नाकर 13वीं सदी की ग्रंथ मानी जाती है। ठीक है, 13वीं सदी की। चलिए अगला प्रश्न देख लें कि हनुमत तोड़ी उत्तर भारत के किस राग के समान है। यानी कि जो हमारा उत्तर भारत का राग है वो किसको दक्षिण में हनुमत तोड़ी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा राग है, तो हमारा जवाब हो जाएगा राग भैरवी। ठीक है, राग भैरवी को दक्षिण में किस नाम से जानते हैं, हनुमत तोड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, राग भैरवी को, और हनुमत तोड़ी को उत्तर भारत के किस राग के समान है, तो राग भैरवी के समान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी पद्धति का कौन सा राग कर्नाटक में शामिल किया गया है। यानी कि हिंदुस्तानी पद्धति का जो है आपके जो रागों की बात करें तो वो वहाँ दक्षिण में शामिल किया गया है सामान्य रूप से। तो वो राग कौन सा है, वो राग है आपका सिंधु भैरवी। ठीक है, जवाब हो जाएगा सिंधु भैरवी। चलिए अगला प्रश्न है राग कामवर्धनी को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं। तो कामवर्धनी आपके दक्षिण में कहा जाता है, लेकिन उत्तर में उस राग को किस नाम से जानते हैं, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, कामवर्धनी। तो कामवर्धनी का जवाब हो जाएगा, चलिए जवाब देना है फटाफट, वो हो जाएगा आपका पुरिया धनाश्री। ठीक है, पुरिया धनाश्री को दक्षिण में कामवर्धनी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है पदम लय में गाया जाता है। यानी कि पदम खाली स्थान लय में गाया जाता है, भरना है इसको। तो पदम किस लय में गाया जाता है, तो ये आपको जवाब देना है, ये हो जाएगा विलंबित लय में। पदम जो है आपके हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के ध्रुपद के समान है। जो यहाँ पे आपको ध्रुपद कहा जाता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, उसी को कर्नाटकी संगीत में पदम के नाम से जानते हैं। जैसे कि ठुमरी को वहाँ पे जावली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पदम किस लय में, तो पदम विलंबित लय में गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से दक्षिण का 6 मात्रा का ताल कौन सा है। देखिए अगर बात कर ले दक्षिण के 6 मात्रा की ताल, तो 6 मात्रा की ताल हो जाएंगे हमारे कौन सा, तो वो हो जाएगा हमारा रूपक ताल। ठीक है, जवाब रूपक ताल। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि रूपक जो है वो आपके हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रूपक कितना, रूपक 7 मात्रा का होता है, लेकिन कर्नाटकी संगीत पद्धति में रूपक जो है वो आपके 6 मात्रा के ताल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पाश्चात्य संगीत में कर्ण को किस नाम से जानते हैं, या कर्ण को खाली स्थान नाम से जानते हैं। तो जवाब देना कि पाश्चात्य संगीत के लिए जो है आपके वेस्टर्न म्यूजिक में कर्ण जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं सा जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नी मिलेगा, नी, और ये आपका एक इधर हो जाता है छोटा सा, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका रे है। ठीक है, तो ये आप जो स्पर्श मात्र करते हैं ना हल्का सा, वही कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका जो ये मूल स्वर से जो पहले वाला जो है ये आपका ये आपका पूर्व लग्न हो गया। ठीक है, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको अनुलग्न कर्ण बोलते हैं, और ये आपका जो है पूर्व लग्न हो गया। ठीक है, अनुलग्न और पूर्व लग्न होता है, 2 प्रकार के कर्ण होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि पाश्चात्य संगीत में कर्ण को किस नाम से जानते हैं, तो जवाब हो जाएगा एपोग्यारता। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जिसको कर्ण कहते हैं उसको वेस्टर्न म्यूजिक में एपोग्यारता के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा-सा हम स्लो चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल स्लो नहीं है, बस आपके मेमोरी तक पहुँचने के में जितना टाइम जो है जितना सेकंड का होता है, वो उतना सक्षम है, उतना पॉसिबल हम उतना दे के चल रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए आप इसको स्लो भी नहीं कर सकते हैं और फास्ट भी नहीं कर सकते हैं सेशन को। तो आप लोग जो है बस याद कीजिए, मेरे लिए यही जो है बहुत बड़ी बात है। चलिए 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? 16 नंबर प्रश्न है न्यूमस स्वरलिपि पद्धति का विकास कहाँ हुआ था? देखिए न्यूमस की अगर हम बात कर ले तो विकास इसका माना जाता है रोम में, ठीक है? विकास इसका कहाँ माना जाता है? रोम में। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कभी-कभार कि न्यूमस स्वरलिपि पद्धति का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो देखिए इजिप्ट में माना जाता है। कहाँ? इजिप्ट। इजिप्ट में माना जाता है, यानी कि मिस्र, ठीक है? इसको मिस्र कहते हैं, मिस्र में माना जाता है, इसका जो है उत्पत्ति माना जाता है। लेकिन आपको कभी-कभी क्या है उत्पत्ति कभी-कभी रोम भी मान लेते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर बता दें आपको तो विकास रोम में माना जाता है, ठीक है? अगर उत्पत्ति की बात करें तो मिस्र आपको ध्यान देना, अगर मिस्र न रहे तो उत्पत्ति में भी आप रोम को टिक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है नियमित और अस्थिर आंदोलन संख्या वाले मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? देखिए नियमित हो और क्या हो? अस्थिर हो उसकी आंदोलन संख्या, तो वैसे ध्वनि को क्या कहते हैं? तो वैसे ध्वनि को क्या बोलेंगे? वैसे ध्वनि को क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, ठीक है? नियमित और अस्थिर आंदोलन संख्या वाले मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, भाई नाद कहते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा देवी किन की पुत्री थी? तो अन्नपूर्णा देवी की अगर हम बात कर ले तो ये जो थी पुत्री वो अलाउद्दीन खां की पुत्री थी। वैसे तो देखिए अलाउद्दीन खां जो दोस्तों है वो हैं, वो संबंध उनका बताया जाता है सरोद से, लेकिन ये बहुत सारे वाद्यों को बजाने में निपुण थे, जैसे कि बांसुरी भी बजाते थे, मृदंग भी बजाते थे, ये आपके जो इसमें अगर बात कर ले तो सितार भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, तो ये बहुत सारे वाद्यों को बजाने में निपुण थे। लेकिन अगर संबंध कभी पूछता है तो सरोद से ही संबंध माना जाता है, ठीक है? और इनकी बेटी का नाम अन्नपूर्णा देवी और इनके दामाद जो थे वो कौन थे? पंडित रविशंकर जी, जो कि उनका संबंध भी सितार से रहा है, ठीक है? लेकिन अलाउद्दीन खां का संबंध सरोद से, याद रखिएगा, सरोद। और ये अगर पूछे अन्नपूर्णा देवी का संबंध तो ये आपको बताना है सुरबहार, ठीक है? सुरबहार से, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। शरण रानी जो है वो क्या बजाती है दोस्तों? अभी याद आ गया मुझे, शरण रानी। चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि शरण रानी का संबंध किस वाद्य से माना जाता है, ठीक है? चलिए प्रश्न है यहाँ पे कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो कहरवा की अगर हम बात करें तो कहरवा ताल में मात्रा कितने हो जाते हैं? 8 मात्रा, ठीक है? कहरवा। दादरा की बात करें तो दादरा में आपके 6 मात्रा हो जाते हैं, दादरा में। झप ताल 10 मात्रा, और ये आपके रूपक जो है आप जानते ही हैं 7 मात्रा, लेकिन दक्षिण में रूपक के 6 मात्रा ही होते हैं। तो जवाब हो जाएगा कहरवा का 8 मात्रा, ठीक है? 8 मात्रा कहरवा ताल में। चलिए अगला प्रश्न है कि अली अकबर खां कौन सा वाद्य बजाने में निपुण थे? तो अली अकबर की अगर हम बात करें 20 नंबर प्रश्न है, तो अली अकबर खां का संबंध भी सरोद से माना जाता था, ठीक है? अली अकबर खां का संबंध किससे है? सरोद से। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मान सिंह तोमर ने इनमें से किस गायन शैली का प्रचार प्रसार किया? देखिए यहाँ पे आपको जो जवाब मिलने वाला है दोस्तों वो मिलेगा आपको ध्रुपद, ठीक है? क्या मिलेगा? ध्रुपद। मान सिंह तोमर जो थे वो ग्वालियर के राजा थे और इन्होंने क्या किया? इनको ही ध्रुपद के आविष्कार का श्रेय जाता है। लेकिन प्रश्न को देखिए किस तरह से यहाँ पे घुमाया गया है कि मान सिंह तोमर इनमें से किस गायन शैली का प्रचार प्रसार किया? देखिए प्रचार प्रसार हो या फिर आपके विकास की बात हो या फिर आविष्कार की बात हो, तो भाई आपको मान सिंह तोमर जी ही किए हैं, ठीक है? मान सिंह तोमर ही और ध्रुपद के ही विकास या प्रचार प्रसार या फिर आपके जो है वो सब सारे चीज़ जो है मान सिंह तोमर और ध्रुपद के साथ बहुत अच्छा खासा रिश्ता है। तो आविष्कारक भी हो जाएंगे मान सिंह तोमर, प्रचार प्रसार भी मान सिंह तोमर ने किए, संबंध अगर पूछे तो संबंध तो भाई रहेगा ही इनका। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 22 नंबर जो है आपका, मतंग ने नाद कितने प्रकार के माने हैं? देखिए मतंग की अगर हम बात कर ले तो मतंग ने नाद जो है दोस्तों आपको 2 यहाँ पे जवाब नहीं देना है, ठीक है? 2 आप जवाब दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो जवाब क्या देना है दोस्तों? देखिए मतंग ने कितने प्रकार के माने हैं? तो मतंग ने जो है आपके 5 प्रकार के नाद माने हैं, ठीक है? ये आहत और अनाहत पे नहीं टिके, इनके अनुसार और भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा माइंड में अभी आ नहीं रहा है। मैं आपको किसी सेशन में मैं सर्च करके मैं बता दूंगा कि मतंग ने नाद के 5 प्रकार कौन कौन से माने हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसे अगर प्रश्न बने आपसे कि नाद के मुख्य कितने प्रकार हैं, तो नाद के 2 प्रकार हैं। अगर ना पूछे किसी के बारे में, अगर डायरेक्टली पूछे आपसे कि नाद कितने प्रकार के होते हैं या फिर नाद कितने प्रकार के हैं, तो आपको 2 को ही टिक करना है। लेकिन यहाँ पे नाम लगाया है तो भाई नाम जो है मतंग जी ने 5 माने हैं, ठीक है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है गीत या गत के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? देखिए पहले भाग को हम क्या बोलेंगे? पहले भाग जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाता है? पहला भाग हमारा हो जाता है अस्थाई, ठीक है? अस्थाई। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? अंतरा। दूसरे भाग को अंतरा बोलते हैं। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि गीत अथवा गत के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? तो दूसरे भाग को हम लोग अंतरा कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतरा, ठीक है? दूसरे भाग को अंतरा कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि सारंगदेव ने कुल कितने रागों का वर्णन किया है? देखिए सारंगदेव ने, संगीत रत्नाकर की बात हो रही है, ठीक है? किसकी? संगीत
रत्नाकर, ठीक है। यह 13वीं शताब्दी में लिखी गई ग्रंथ है, जो कि उसमें कहा जा रहा है कि सारंगदेव ने कुल कितने ग्राम नहीं, कितने रागों का वर्णन किया है। तो अगर सारंगदेव के अनुसार अगर बात करें, संगीत रत्नाकर के अनुसार अगर बात करें कुल रागों की संख्या, तो उसमें 264 बताए हैं। कितने? 264, 264 राग बताए हैं किसने? सारंगदेव ने। किसमें? तो संगीत रत्नाकर में, ठीक है। दोस्तों मज़ा आ रहा है ना? तो चलिए, आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह मज़ा जो है आप ही लोग के लिए हम लाते हैं और आप ही लोग के लिए जो है सेशन इतना मेहनत करके थोड़ी सी जो है आप लोग के लिए बनाते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा मोटिवेशन जो है थोड़ा सा हाई हो जाता है, और आपके सिलेबस की तरफ जो भी प्रश्न रहते हैं तो उन सबों को रिवीजन करवाने में मुझे अच्छा खासा यार काफ़ी जो है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना मूड में मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो बस यही मूड बनाने के लिए, यही मूड बनाए रखने के लिए मेरे भाई लोग, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त, 25 नंबर का जो प्रश्न है कि राग मियाँ मल्हार की रचना किसने की? देखिए, राग मियाँ मल्हार की अगर हम बात करें तो राग मियाँ मल्हार की रचना किसने की है? तो ये आपके तानसेन ने किए हैं, ठीक है। तानसेन जो कि अकबर के दरबार में रहा करते थे, और अकबर के दरबार में ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि अकबर के दरबार में कुल 36 संगीतज्ञ थे। ऐसा किसने कहा? तो ये अबुल फजल ने कहा कि बताया कि अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ थे, जिसमें कि अगर बात कर ले तो ये उनके जो ग्रंथ हैं अबुल फजल के आईने अकबरी, उसमें स्पष्ट तौर पे 36 बताया गया है। अगर प्रश्न बने कि अकबर के दरबार में कुल कितने संगीतज्ञ थे, तो जवाब देना है 36, ठीक है। और किसने बताया? तो आईने अकबरी के द्वारा बताया गया, और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो तानसेन जो थे, ये आपके अकबर के दरबार से पहले वो जो हैं वो किसके दरबारी गायक रहे थे? तो वो आपको मैं बता दूं कि वो राजा राम के दरबारी गायक रीवा नरेश, ठीक है। रीवा के वो राजा थे, राजा राम, ठीक है, उनके दरबारी गायक ये रह चुके थे। उसके बाद ये हैं अकबर के यहाँ आए, ठीक है। तो ये सब जो है बेसिक चीज़ है और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये सब भी याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर का कि लोचन ने कितने मेल माने हैं? दोस्तों अगर मेल की बात करें तो लोचन, जैसे कि आप लोग हिंदुस्तानी पद्धति में क्या बोलते हैं, थाट, तो उसी तरह से जो है दक्षिण संगीत पद्धति में मेल कहा जाता है। और यहाँ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में हमारे यहाँ 10 थाट होते हैं, लेकिन कर्नाटकी संगीत पद्धति में वहाँ मेलों की संख्या कुल 19 है, ठीक है, 19 मेल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रश्न अब है कि लोचन ने कितने मेल माने हैं? तो लोचन ने भैया आपके जो मेल माने हैं वो लोचन ने कितने? 12 मेल माने हैं, ठीक है। लोचन के अनुसार मेलों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है। अगर हम बात कर ले 14, तो ये आपके किसने माने हैं 14 मेल? ये आपके अहोबल जी ने माने हैं 14। और हाँ, साथ ही में श्रीनिवास जी भी, श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास जी ने भी कितने मेल माने हैं? 14 मेल माने हैं। अगर 20 हम बात करें तो 20 रामामात्य ने माने हैं, ठीक है, रामामात्य। अगर हम 15 की बात करें, 15 मेल किसने माने हैं? तो मेल राग वर्गीकरण के जो जनक कहे जाते हैं, कौन? माधवाचार्य, ठीक है, विजयनगर के राजा माधवाचार्य, ये 15 मेल माने हैं, ठीक है। याद हो गया होगा आपको अभी तक? अगर नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा और बैक जाके थोड़ा सा फिर से इसको देखिए और इसको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, क्योंकि ये आपके बीपीएससी में हो सकता है जीके में पूछा जाए, जीके पेपर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि सत्रिया किस प्रदेश का नृत्य है? तो सत्रिया की अगर हम बात कर ले तो सत्रिया को 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था भारत सरकार के द्वारा सत्रिया को। और सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? सत्रिया जो है आपके असम का लोक नृत्य है। असम के जो लोक नृत्य है, एक हम बात कर ले असम का बिहू जो है आपके, बिहू को भी शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। और कुल जो है अभी वर्तमान में दोस्तों हम बात करें शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है भारत में वो कुल 8 है, ठीक है, 8 को शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है मुनव्वर अली खां के गुरु कौन थे? अगर मुनव्वर अली खां की अगर हम बात कर लें इनके गुरु की, तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु हो जाएंगे बड़े गुलाम अली। बड़े गुलाम अली साहब, जिनका कि संबंध कहाँ से रहा है? पटियाला घराना से रहा है, ठीक है, जिनका संबंध पटियाला घराना से रहा है बड़े गुलाम अली जी का। और ये क्या पंजाब अंग की ठुमरी के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध जो है व्यक्ति माने जाते थे, काफ़ी प्रसिद्ध गायक माने जाते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि तबले के फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन है? अगर तबले के फर्रुखाबाद की अगर हम बात कर ले तो फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक विलायत अली को माना जाता है। किनको? विलायत अली को तबले के फर्रुखाबाद के घराने के संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और ये आपके आलिया फत्तू जो आप देख रहे हैं ये पंजाब घराने के संस्थापक हैं जी, याद रखिएगा, ठीक है। पंडित राम शाह जो आप देख रहे हैं ये पंडित राम शाह है, ये आपके बनारस घराने के हैं, ठीक है, बनारस तबला घराने के से संबंधित हैं, उनके संस्थापक हैं बनारस के। और अगर एक और पूछा जाता है प्रश्न कभी कभार, वो इंपॉर्टेंट क्या है, वो नृत्य के घराना से, कि लखनऊ नृत्य घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? ईश्वरी प्रसाद। ये लखनऊ नृत्य घराने के संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद। और यहाँ पे फर्रुखाबाद घराने के तबला के विलायत अली और पंडित राम शाह जो है वो बनारस के तबला घराने के संस्थापक, और ये गायन के आलिया फत्तू पटियाला घराने के संस्थापक, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पे।
विलायत हुसैन खां किस घराने से संबंधित है? अगर विलायत की हम बात कर ले तो विलायत हुसैन खां का संबंध कहाँ से हो जाएगा? विलायत हुसैन खां का संबंध हो जाएगा आपके आगरा घराने से, ठीक है? विलायत हुसैन जो कि आगरा घराने से संबंधित व्यक्ति हैं और आगरा घराने के जो रत्न है वो आपके उस्ताद फैयाज़ खां को माना जाता है और फैयाज़ खां का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? और 1887 ईस्वी की में अगर बात कर ले तो भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था, जो कि बिहार के शेक्सपियर, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर, ठीक है? तो दोस्तों ये थे आज के आपके प्रश्न। तो चलिए मुझे बताइए दोस्तों आप लोगों को कि आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे मोटिवेशन को जो है हाई करते रहिए और बहुत ही जो है आप लोग उम्मीद जो लगाए हैं आप शिक्षक बनने की, तो उस उम्मीद को लेकर मेरा चलना काम है। और दोस्तों बहुत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको रिवीजन करवाने हैं, जो कि आपके एग्जाम्स तक मैं सारा करवा दूंगा, ठीक है? तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग सेशन को लाइक कर चुके होंगे और सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद और जय भारत।